पेशाब में बार बार इन्फेक्शन लगने की वजह से बहुत सारे मरीज आउटडोर में दिखाने आते ही रहते हैं। बहुत लोगों की समस्याएं बहुत दिनों से चलती ही रहती हैं। ये क्रॉनिक हो जाता है, बहुत पुरानी चीज हो जाती है। ये बहुत ही सामान्य समस्या है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो पे यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि ये इन्फेक्शन क्यों लगता है, क्या इसकी रोकथाम हो सकती है, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है और कैसे ट्रीटमेंट होता है। इन्फेक्शन कभी कभी इतना भी बढ़ जाता है कि अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ता है, इसलिए ये कोई बहुत छोटी सी सामान्य चीज नहीं है। इसके अलावा मेरी हार्ट के ऊपर में किताब है, आप लोग अपना ईमेल भेजिए, मैं आपको ईमेल पर वो किताब भेज दूंगा और उस किताब को जरूर पढ़िए। फ्री में है, पढ़िए, जानकारी लीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वहां से जुड़िए, बहुत सारी चीजें सीखिए, हमसे सवाल पूछिए, हम लोग आपको इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। पेशाब का इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन होता है वो होता है इकोलाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? ये हमारी अतड़ियों में होता है। तो जब भी शौच होता है तो वहां पर ये बैक्टीरिया पखाने के रास्ते के आसपास में रह जाता है और वहां से ये फिर धीरे धीरे पेशाब के रास्ते की तरफ चलाता है और फिर वहां घुस जाता है, वहां पर इन्फेक्शन लगता है। तो पहला जो प्रैक्टिस है जो इसको बचाने के लिए करना चाहिए कि जब सफाई की जाए तो पेशाब के रास्ते से मल द्वार की तरफ दिशा होनी चाहिए सफाई करने के लिए, उल्टी नहीं, वरना ये बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। तो सफाई करने की दिशा हमेशा इस तरफ, आगे से पीछे की तरफ होनी चाहिए। खासकर बच्चों में और गर्ल चाइल्ड में, लड़कियों में जब लोग सफाई करते हैं बच्चे की, तो अगर ये दिशा उल्टी होती है तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लग जाता है। ये बच्चों में बुखार होने का, पेशाब होने का इन्फेक्शन होने का और वहां से बच्चा सेप्टिक हो जाता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, नस में एंटीबायोटिक देना पड़ता है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत सामान्य समस्या है और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़े और बूढ़ों में भी इसी गलती की वजह से ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा विटामिन सी खा रहे हैं। ये कोरोना के वक्त में इतना ज्यादा विटामिन सी लिया है लोगों ने और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विटामिन सी भी अगर बहुत ज्यादा लिया जाता है तो विटामिन सी में एक प्रकार का एसिड होता है, तो ये भी एक तरीके से वहां पर इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए काम करता है। इसलिए कोई भी दवाई, वो प्राकृतिक हो या एलोपैथी हो या कुछ भी हो, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह, दवाई आखिर दवाई ही होती है। तो कोरोना के समय में तो ये इन्फेक्शन विटामिन सी की वजह से भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है होने की। लेकिन दूसरे समय में जब कोई विटामिन सी आप इतना ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो पहला कारण जो हमने बताया वही है। मीनोपॉज हो जाने के बाद या पेरीमीनोपॉजल के समय, यानी कि मीनोपॉज होने वाला है, हो गया है या तुरंत अभी कुछ दिन, कुछ महीने पहले हुआ है, मीनोपॉज के आसपास के समय में ये इन्फेक्शन बढ़ने की और भी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि हार्मोन्स होते हैं। ये इन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है वो पेशाब के इन्फेक्शन को लगने से बचाने का काम करता है। मेनोपॉज के आसपास के समय में ये हार्मोन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से वहां पर जो एक उसकी रक्षा वो प्रदान करता है, वो रक्षा वो नहीं प्रदान कर पाता है और इसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन लगता है। तो इलाज के समय में जब बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है तो हम लोग एस्ट्रोजन के क्रीम लगाने के लिए भी वहां पर देते हैं। कई बार एस्ट्रोजन वाला का लगा हुआ एक रिंग भी आता है जो कि लगाया जाता है, बहुत तरीके से है। सबसे सामान्य है कि हम लोग वहां पर एस्ट्रोजन का क्रीम देते हैं। चूंकि शरीर नहीं बना पा रहा है अभी, तो हम लोग बाहर से वहां पर क्रीम देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन वहां पर ना लगे। किसी भी तरीके से अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी
तो जाहिर बात है जैसे सब जगह पे इन्फेक्शन लगता है, वहाँ पेशाब में भी इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ती है। प्रतिरोध क्षमता कम होने का सबसे मुख्य सामान्य कारण जो है वो है डायबिटीज का होना। डायबिटीज इस चीज को कम करता है, इसलिए जो भी लक्षण हम लोगों ने बताए हैं एक वीडियो में कि क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, वो वीडियो देख लीजिए। वहां से आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किन लक्षणों के होने के बाद आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो खैर, तो डायबिटीज की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, कुछ और बीमारियों की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, इस वजह से भी इन्फेक्शन लगता है। बार बार पेशाब में अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो ये भी संभावना है कि किडनी में कहीं कोई पथरी है, या किडनी के रास्ते में कहीं कोई पथरी है, या जो पेशाब की थैली है जहाँ पर किडनी जब पेशाब छान कर भेजता है तो वहां पर भी कोई गड़बड़ी ऐसी है जहाँ की पेशाब जमा रह जाता है, या उसको वहां पे बैक्टीरिया को वहां पर बढ़ने के लिए कोई साधन मिल जा रहा है और वहां से इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है। तो इन चीजों को देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ एक मामलों में हम लोग सीटी स्कैन भी करते हैं और भी दूसरे टेस्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी पहला टेस्ट जो होता है इन चीज़ों को देखने के लिए वो होता है अल्ट्रासाउंड ही। उसी से हम लोग ये आगे निर्धारित करते हैं कि क्या और टेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये संभावना भी बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ध्यान में रखना चाहिए कि कोई पथरी है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई बनावट की चीज़ की कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। कई बार हम लोग अपने प्रैक्टिस में ये देख रहे हैं कि किसी सर्जरी होने के बाद जिसमें कि कैथेटर लगाया गया है, तो कैथेटर पहले के जमाने में एक लाल रंग का रेड रबर कैथेटर आता था, तो वो कैथेटर के इस्तेमाल से हम लोगों ने ये देखा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ये, जो खासकर जो लोग यूरोलॉजिस्ट हैं, जो लोग मूत्र विशेषज्ञ हैं किडनी के ऑपरेशन करने के लिए और पेशाब की थैली और उसके रास्ते के ऑपरेशन करने के लिए, तो उन्होंने बताया है कि जो पुराने जमाने में लाल रंग का रबर का कैथेटर इस्तेमाल होता था वो अभी भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है। उस कैथेटर में कई बार पाउडर लगा होता है जो कि उसको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पाउडर भी जब पेशाब के रास्ते में जाता है तो वहां पर इरिटेशन करता है और वहां से पेशाब का रास्ता थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। तो सिकुड़ जाने की वजह से भी बार बार जब रास्ता ही नहीं मिलेगा पेशाब को ठीक से निकलने का तो वहां पर इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे किसी भी ऑपरेशन के दौरान या किसी वजह से लाल रंग का पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाला रेड रबर कैथेटर अगर कहीं आज भी इस्तेमाल होता है तो ये एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात है, ऐसी संभावना दिख रही है। स्ट्रक्चर अगर है, पेशाब के रास्ते में पेशाब को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से ही इस चीज का पता लगाते हैं। दूसरे टेस्ट भी हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड ही सबसे पहले हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेशाब की थैली में पहले मरीज को पानी पीने के लिए बोला जाता है। पेशाब की थैली में जब पेशाब बन जाता है, उसको पेशाब महसूस होने लगता है, तो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पेशाब की थैली में कितना पेशाब जमा हुआ है। मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि 100 ml पेशाब जमा हुआ है। अब मरीज पेशाब कर लेता है और वापस आता है और फिर से हम लोग उस ब्लैडर को देखते हैं और ये हम लोग देखते हैं कि 100 ml में से कितना पेशाब निकल गया और कितना बच गया है। आमतौर पर प्रैक्टिस में ये चीजें देखी जाती हैं कि 10% से ज्यादा अगर पेशाब रुक जा रहा है, ठहर जा रहा है, खाली नहीं हुआ है, यानी कि अगर 100 ml पहले था और पेशाब करने के बाद 10 ml से ज्यादा पेशाब थैली में जमा बाकी रह जा रहा है, तो हम लोग ये मानेंगे कि पेशाब पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहा है और रास्ते में कहीं रुकावट है। अगर रास्ते में कहीं रुकावट है तो इसके लिए जैसे स्ट्रक्चर हो गया है, पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, तो उसको डायलेट करना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन ही होता है, लेकिन बड़ा करने के बाद से वहां से पेशाब निकलने लगता है, तकलीफ नहीं होती है। ये कारण जो स्ट्रक्चर वाला कारण है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ऐसा नहीं सोच लीजिए कि स्ट्रक्चर ही हो गया है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो यही मुख्य कारण है। ये कारण मिल रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा सामान्य कारण नहीं है। ज्यादा सामान्य कारण वही है कि सफाई करने के तरीके की वजह से गड़बड़ी हो रही है और मेनोपॉज के आसपास में एस्ट्रोजन जब कम हो जा रहा है तब ये इन्फेक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन सहवास करने के बाद से भी बढ़ने का
एक चांस रहता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि सहवास के बाद जरूर से एक बार अपने ब्लैडर को खाली कर लिया जाए, पेशाब को शरीर से निकाल दिया जाए। इससे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया अगर वहां पर चिपका है पेशाब के रास्ते में उसके बाद से, तो वो निकल जाता है। तो ये भी एक बचाव का तरीका है जिसको कि जरूर से अपने प्रैक्टिस में रखना चाहिए। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी ये बातें हो जाए कि कैसे हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले पेशाब की जांच की जाती है जिसको कि यूरिन एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम लोग पेशाब में देखते हैं कि कितना व्हाइट ब्लड सेल्स है, कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, खून आ रहा है कि नहीं, वहाँ पर पस है कि नहीं, कोई बैक्टीरिया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद पेशाब को कल्चर करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया अगर वहाँ पर है तो वो ग्रो कर जाए, वो हमारे टेस्ट ट्यूब में बढ़ जाता है, हम लोग उसको जांच कर लेते हैं तो उसकी पहचान अच्छे से हो जाती है। कौन से एंटीबायोटिक देने से वो जल्दी से उस बैक्टीरिया को मारा जा सकता है ये भी पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, सीटी स्कैन करने की भी आवश्यकता पड़ती है, एमआरआई करने की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये बहुत सामान्य नहीं है। ये माना जा सकता है कि 90% से ज़्यादा मामलों में सिर्फ अल्ट्रासाउंड करना ही एक काफ़ी रहता है। कुछ एक मामलों में जैसे कि बताया जहाँ की स्ट्रक्चर है, रास्ता रुक गया है, ऐसा मामला अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग सिस्टोस्कोपी यानी कि एक दूरबीन डालकर जांच भी करते हैं। इससे हम लोगों को पेशाब का रास्ता और पेशाब की थैली के बारे में भी जानकारी मिलती है। जब दूरबीन से देखते हैं कैमरे पर वो दिख रहा होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे पास ये जानकारी और एविडेंस आ जाता है अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है तो। पेशाब के रास्ते में जब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका इलाज हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। अगर हमारे कल्चर सेंसिटिविटी में और यूरिन एनालिसिस में इन्फेक्शन दिखता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। 10 दिन के करीब एंटीबायोटिक दिया जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये रिस्पॉन्स के हिसाब से और मरीज की इन्फेक्शन के हिसाब से डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं, खुद से आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मीनोपॉज के आसपास का समय है तो एस्ट्रोजन का क्रीम दिया जाता है वहां पर लगाने के लिए ताकि वहां पे एस्ट्रोजन उसकी बचाव कर सके। कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकने में काम आते हैं। प्रोबायोटिक में बहुत सामान्य प्रोबायोटिक और हमारे पास उपलब्ध सबसे अच्छा प्रोबायोटिक जो मैं मानता हूँ वो है दही। दही में बहुत अच्छे अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बेहतर करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स दिया जाता है दवाई के रूप में भी, या कि फिर अगर आप दही खाते हैं तो अच्छी बात है, ये भी कीजिए। ढेर सारा पानी पीने के लिए हम लोग कहते हैं, लगभग 2.5 लीटर के करीब में पानी पीना चाहिए। अगर किडनी, लिवर, हार्ट इस सब की बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने आपको कम पानी पीने के लिए नहीं बता रखा है, तो सामान्यतः 2.5 लीटर के करीब में पानी जरूर पीना चाहिए। जब ढेर सारा पेशाब निकलेगा पानी पीने के बाद से, तो वहाँ पे जो चिपका हुआ बैक्टीरिया है वो भी, उसकी भी सफाई होती रहेगी, वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और इन्फेक्शन आपका कम होगा। कुछ एक और चीज़ें हैं जैसे कि डीमैनोज, मेथनामीन, ये सारी चीज़ें रिसर्च में हैं, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, करने में कोई बुराई नहीं है। क्रैनबेरी नाम का एक फल है जिसका जूस पीने से पेशाब का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। खासकर जिन लोगों को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है उनको क्रैनबेरी का जूस जरूर पीना चाहिए। क्रैनबेरी का जूस, और अगर जूस नहीं मिले या ब्लड शुगर बढ़ जाने की संभावना है, आप में डायबिटीज है तो उसका टैबलेट भी आता है। इस जूस के क्या क्या फायदे हैं, कैसे लिया जाता है, ये एक अलग वीडियो में है ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए। आपको हो सकता है कि डॉक्टर एक टैबलेट लिखें जिसमें पायरिडियम होता है। ये टैबलेट वहां पर पेशाब के लिए थैली के लिए एक एनाल्जेसिक जैसा काम करता है, वो दर्द को कम करता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को तो कम नहीं करता है लेकिन दर्द को कम करता है। इसके अलावा अब तक जो वीडियो में जो भी बात बताई है कि किन वजहों से हो रहा है, इन सारे प्रैक्टिसेस को करना ज़रूरी है, तभी जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है वो कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ भोजन में नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, भोजन के कुछ ऐसे चीज़ जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, तो एक अलग वीडियो में बात होगी, तो उसको भी नेचुरल एंटीबायोटिक को अपने भोजन में शामिल कीजिए, इससे भी फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ों से बहुत आपको फायदा मिला होगा, आपको जानकारी
आपके काम आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, देखिए, सीखिए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी सिखाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए, और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होंगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है, और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।